आज की इस वीडियो में मैं जिस औरत की बात करने वाला हूं दोस्तों, वो इस इंडिपेंडेंट भारत की पहली ऐसी औरत है जिसे फांसी की सजा दी जा रही है। और इस केस को अब तक 16 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है। लेकिन इस केस के बाद इस औरत की गांव वालों ने एक नियम बनाया कि इस गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा जाएगा। तो आखिरकार उस महिला ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसके लिए उसके बारे में लोग ऐसा कह रहे थे। वैसे तो हमारे देश में पुलिस के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह हमेशा अपना काम ठीक से नहीं करती, लेकिन इस केस में बिना किसी सबूत या गवाह होते हुए भी यूपी पुलिस ने इस केस की एक एक कड़ी जोड़कर इस केस को केवल 3 दिनों में ही सॉल्व कर दिया था। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है, जहां एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बावनखेड़ी। इस गांव में मास्टर शौकत अली जी का एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें मास्टर शौकत अली के अलावा उसकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीश, बहू अंजुम और अंजुम का 10 महीने का बेटा अर्श और शौकत अली जी का छोटा बेटा रशीद और इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी साथ में रहा करती थी। यह टोटल 8 लोगों का एक हंसता खेलता परिवार था। ये पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था और उनकी बेटी शबनम ने भी डबल एमए किया था और छोटा बेटा राशिद बीएड की पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि पूरे परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेड़ी गांव में इस परिवार की बहुत ही इज्जत की जाती थी। मगर फिर एक रात ऐसा हुआ कि जिसका असर न सिर्फ इस परिवार पर हुआ बल्कि पूरे बावनखेड़ी में रहने वाले लोगों की भी इस हादसे ने सोच बदल दी। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि 14 अप्रैल 2008 की देर रात लगभग 2:15 के आसपास उस घर की पहली मंजिल के बालकनी से शबनम ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। शबनम की आवाज़ सुनकर उसके आसपास के लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की। तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तभी उन लोगों ने शबनम को नीचे बुलाया और दरवाज़ा खोलने को कहा। शबनम नीचे आई, घर का दरवाज़ा खोली और वापस पहली मंजिल पर जाकर रोने और चिल्लाने लगी। पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी घर की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर जो देखा वो देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने वहां पर 7 लाशें देखी, जिनमें शबनम की माँ, बाप, दोनों भाई, उसकी फुफेरी बहन, उसकी भाभी और उनका 10 महीने का बच्चा भी था। उन लाशों के बगल में बैठकर शबनम बेतहाशा रो रही थी और जब उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तब उसने बताया कि कुछ चोर और डाकू आए और यह सब करके चले गए। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और थोड़ी देर बाद हसनपुर की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। और पुलिस ने पहुंचने के बाद जब इस मंजर को देखा तब वो भी दंग रह जाती है, क्योंकि उन्होंने वहां पर 7 लाशें देखी, जिनमें से सिर्फ अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दे तो बाकी सभी घर वालों की लाशों को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। फिर पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया और सुबह होते ही यह खबर आग की तरह फैल गई। सुबह होते होते शबनम के घर के बाहर एक बहुत ही बड़ी भीड़ लग जाती है। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी देखा या सुना वह अंदर से कांप गया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाना भी शुरू कर दिया। लोगों को यह गुस्सा देखकर प्रशासन ने इस केस के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस के नए इंचार्ज इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जी को दे दिया, क्योंकि इनकी इमेज लोगों के बीच इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि 15 अप्रैल की सुबह सुबह इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने जब उन लाशों के ऊपर पड़े चादर को देखा तब उनके दिमाग में एक चीज़ खटकी, मगर उन्हें उन लाशों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। अब उन्होंने इस घटना में इकलौती बच्ची शख्स शबनम से पूछताछ करने की सोची और जब उन्होंने पूछताछ किया तो शबनम ने बताया कि रात में बहुत गर्मी होने के कारण वह छत पे सोने चली गई थी। तभी कुछ लोग घर के पीछे वाली दीवार से घर में घुसते हैं और लोगों का कत्ल करके घर के मेन गेट से चले जाते हैं। पड़ोसी से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि जब उन्होंने रात में शबनम रोते और चिल्लाते हुए सुना और घर में घुसने की कोशिश की तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब पुलिस ने यह सोचा कि अगर कातिल मेन गेट से बाहर गए थे तो घर का दरवाजा अंदर से किसने बंद किया। उसके बाद पुलिस उसके घर के पीछे वाली दीवार के पास गई, जहां से शबनम ने बताया था कि वो लोग दीवार चढ़कर घर में आए थे, लेकिन उस दीवार की हाइट लगभग 14 फीट थी और वहां ना तो पुलिस वालों को कोई सीढ़ी मिली और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे ये पता चल सके कि कोई वहां से आया हो। अब इस केस को एक और दिन बीत जाता है और अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि मारने से पहले सभी घर वालों में से
केवल अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दे तो बाकी लोगों ने एक नशीली सी चीज खाई थी। और इसलिए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने जब पहली बार लाश के ऊपर पड़े चादर को देखा तब उन्हें शक हुआ था, क्योंकि वो चादर एकदम सही से लगाई हुई थी और मरने वाले ने कोई भी विरोध नहीं किया था, जबकि मरने से पहले मरने वाला पूरा विरोध करता है, यानी कि अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करता है और अपने आप को बचाने की कई कोशिशें करते हुए उसके ऊपर कोई न कोई निशान जरूर रह जाते हैं। पर इस केस में मरने वाला सीधा सीधा लेटा हुआ था और कातिल आके उन्हें डायरेक्ट कुल्हाड़ी से काट के चला गया। फिर पुलिस दोबारा से उस घर की जांच करती है और पुलिस को घर में से एक नशे की गोलियों का खाली पत्ता भी मिल जाता है। तभी बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने की वजह से शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है। और डॉक्टर ने जब शबनम की जाँच की तब एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। पता ये चलता है कि शबनम पहले से ही प्रेग्नेंट है। और अब ये केस इतना ज्यादा फैल जाता है कि उस समय की मुख्यमंत्री यानी कि मायावती भी शबनम से मिलने पहुंच जाती है और यहाँ तक कि मायावती ने शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा कर देती है। लेकिन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता मायावती जी को रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें शबनम पे ही शक है। तभी इस केस के इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को अपने एक खबरी से ये भी पता चलता है कि शबनम का एक आशिक भी है जिसका नाम सलीम है। दरअसल पिछले साल से ही शबनम और सलीम के बीच में लव अफेयर चल रहा था। सलीम शबनम के ही गांव में रहता था और वो एक छोटा सा कारपेंटर था और दूसरी तरफ शबनम बहुत ही पढ़ी लिखी और एक अच्छे घराने की लड़की थी। और जब शबनम ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर में बताया और कहा कि वो सलीम से शादी करना चाहती है, तब शबनम के घर वालों ने इस रिश्ते में नाराजगी दिखाई थी और इस रिश्ते को भी ठुकरा दिया था। और अब शबनम का प्यार परवान चढ़ चुका था। शबनम ने अपने ही परिवार वालों को मारने का एक ऐसा प्लान बना लिया था जिसे सोचकर खुद सलीम भी हैरान रह गया था। लेकिन फिर भी इस प्लान में सलीम ने भी शबनम की मदद की। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि शबनम सलीम के साथ भाग भी सकती थी, तो शबनम ने ये भी सोच रखा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह सलीम के साथ भाग गई तो उसके पिताजी की जो एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए शबनम ने यह गलत रास्ता चुना। अब पुलिस को शबनम के घर की तलाशी करते समय एक सिम कार्ड भी मिला था जिसके बारे में शबनम और सलीम को पता था। यह शबनम का प्राइवेट नंबर था जिससे वह दोनों आपस में बातें किया करते थे। और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन शबनम ने इस नंबर पे सलीम को लगभग 52 बार कॉल किया था। वह शाम से ही सलीम को कॉल करने लगी थी और उसे काफी देर तक बात कर रही थी, जबकि रात को लगभग 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के करीब तक शबनम और सलीम एक ही साथ इस घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन की शाम की चाय में शबनम ने नींद की गोलियां मिला दी और जब परिवार वालों ने वह चाय पी तब उनको चक्कर आने लगा और वह अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तभी मौका देखते ही शबनम ने सलीम को कॉल किया और अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद शबनम सलीम के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से अपने ही घर वालों को काट देती है। दरअसल शबनम खुद अपने परिवार के एक एक सदस्य के कमरे में सलीम को लेकर जाती है और उस कमरे में जाकर सलीम उसके परिवार वालों को खुद कुल्हाड़ी से काटता है। शबनम अपने परिवार वालों का हाथ और पैर पकड़ती है और सलीम को कुल्हाड़ी चलाने को कहती है। यहाँ तक कि शबनम ने उस 10 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था और वह सलीम को कहती है कि वह गला दबाकर उस बच्चे का जान लेना चाहती है। अब ये सब करने के बाद सलीम अपने घर चला जाता है और शबनम भी उस घर की बालकनी में आकर रोने और चिल्लाने का नाटक शुरू कर देती है। तभी उसे फिर से उस बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। अब शबनम घबरा जाती है और सलीम को फोन करती है और कहती है कि वापस वह उसके घर आए और उस बच्ची की हत्या करे। लेकिन सलीम ने इस बार घर आने से मना कर दिया। तब शबनम खुद उस बच्ची के पास जाती है और अपने हाथों से उस बच्ची का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। और यह सब करने के बाद शबनम अब रोने और चिल्लाने का अपना नाटक शुरू कर देती है और इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। तभी पुलिस ने जब शबनम का एक कन्फेशन लिया तभी पास वाले गांव से ही सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम भी दरअसल पास वाले ही गांव में छुपा हुआ था। अब पुलिस शबनम और सलीम दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेल में बंद कर देती है। गिरफ्तार होने के 8 महीने के बाद शबनम जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अरेस्ट होते समय शबनम प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा पैदा होने के बाद इंडियन कानून के हिसाब से शबनम अपनी सजा अपने बच्चे के साथ ही काटती है। 5 साल तक तो वो अपने बच्चे के साथ ही रहती है, लेकिन जब बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हो जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाता है। अब शबनम ने जो पास्ट में काम किया था उसकी वजह से उसके बच्चे को कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था। तभी उस्मान सैफी नाम का एक शख्स आगे आता है और शबनम के बच्चे को अडॉप्ट करता है, जो कि शबनम के ही कॉलेज में पढ़ता था और शबनम उस्मान को अपने भाई की तरह मानती थी। यहाँ तक कि उस्मान ने लोगों को यह भी बताया कि
कि शबनम कॉलेज के दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली और बहुत ही अच्छी लड़की थी। यहाँ तक कि शबनम ने एक बार उस्मान की भी कॉलेज की फीस भरने में पैसों की मदद की थी। अब अगर इस केस के वर्तमान की बात करें तो दोस्तों, गिरफ्तार होने के 13 साल के बाद कोर्ट ने 2021 में शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी, जिसकी अपील करते हुए शबनम और सलीम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी गुहार कोर्ट खारिज कर देती है और इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन अभी तक शबनम को फांसी नहीं दी गई है और वो अभी भी भारत के जेल में कैद है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये थी आज़ाद भारत की पहली औरत की कहानी जिसे फांसी दी जा रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और आप जिन्हें कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते ऐसी ही क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि क्या शबनम को फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी या फिर उसके बच्चे को नज़र में रखते हुए शबनम को छोड़ देना चाहिए था। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।